हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1। ये सारे हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं सारे हमने क्वांटम से कवर किए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने कवर किया है। इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन, जिसको हमने टीसी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बार बार टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो टीसी टीसी इज द स्टडी ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड द देन फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। मतलब जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो टारगेट ऑडियंस को समझने का, स्टडी करने का और फाइंड आउट करना बेस्ट वे प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट उसमें से अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग नॉलेज। ये क्या करता है, नॉलेज को इकट्ठा करता है फ्रॉम एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे और कस्टमर से, बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू कंडक्ट करा के, टेस्ट करके, दियर टॉपिक्स से, स्टडिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, जो स्टडी करता है इंफॉर्मेशन से जो एग्जिस्ट करता है, एंड फाइनली रिसेपिंग दिस इंफॉर्मेशन, और उसे आकार देता है, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको आकार देता है, सो दैट द करेक्ट ऑडियंस कैन एक्सेस, जो हमारी सही ऑडियंस है वो एक्सेस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसे यूज कर सके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये अगर हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर में इसमें कुछ और ऐड करके आ सकता है, जैसे क्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वेरियस फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टीसी के हमें फीचर बताने हैं इसमें। तो हमारा जो आंसर इसका पहला पॉइंट है, टेक्निकल कम्युनिकेशन हैज स्पेशलाइज्ड कंटेंट। इसमें जो कंटेंट होगा स्पेशलाइज्ड होगा। तीसरी इज द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये जो को होता है ये रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीवर होता है। द ऑडियंस, टीसी इज द डिलीवरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ऑडिशन ऑडिशन के लिए होता है, जो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है उनके लिए हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या करता है, डिलीवरी करता है इन ए वे विच इज एडेप्टेड टू द नीड्स, ठीक है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का जो तरीका उसका लेवल होता है, और बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का बैकग्राउंड होता है। टीसी हैज द स्पेसिफिक पर्पस, इसका जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। इट डिसेमिनेट्स नॉलेज इन ओरल और रिटन फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में होता है, ओरल और रिटन दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट द अप्रोचेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। मतलब कितने इसके अप्रोच हो सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं, पहले आप इसको एक एक पॉइंट ऐसे लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा जो हमारे एग्जामिनर उसको अच्छा लगेगा देखने में, इससे नंबर भी हमें ज्यादा मिलते हैं। तो पहला हमारा है ब्रीविटी। इट शुड बी ब्रीफ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोवाइड करे कंसाइज मैनर में। शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए हमारा। दूसरा है क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी मतलब क्लियर होना चाहिए। शुड बी क्लियर विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, कोई इसमें से मतलब वो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम करे, क्लियर होना चाहिए एकदम जो भी लिखे हमने। उसके बाद सिंप्लिसिटी होना चाहिए, राइटन इन सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी, रिटर्न लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए इसके अंदर। यूटिलिटी, इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। वोकाबुलरी क्या होती है, इट यूजेस स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड, हाँ वोकाबुलरी जो हमारे वर्ड्स यूज करेंगे इसमें स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेटिव क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे इसमें होते हैं। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस शुड बी यूज, इसमें एक्टिव वॉइस यूज करेंगे हम। अवॉइड रिपीटिशन, हम ये रिपीटिशन नहीं इसमें यूज करेंगे, तो उससे बचना है हमको। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज टेक्निकल राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरल राइटिंग। या इसमें पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन देम, ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, तो इसको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। टेक्निकल राइटिंग इधर है, इधर जनरल राइटिंग, दोनों में हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो पहला हमारा जो है डिफरेंस, द ऑडियंस इन टेक्निकल राइटिंग इज स्पेसिफिक। हमने बताया जैसे कि टेक्निकल में क्या होते हैं, ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं, इसमें क्या होती है, इसमें जनरल होते हैं। द पर्पज ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज टू इन्फॉर्म टू इंस्ट्रक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका पर्पज की इन्फॉर्म करना और इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। और इसमें क्या होता है जनरल राइटिंग में, द पर्पज इज टू इंटरटेन करना होता है, एजुकेट करना होता है, इंस्पायर करना होता है। तीसरा है, द स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज प्लेन, इसमें जो होगा प्लेन होगा, सिंपल होगा स्टाइल, और टू द पॉइंट होगा और फॉर्मल होगा। इसमें क्या होगा, जनरल राइटिंग में इनफॉर्मल होगा, एट्रैक्टिव होगा और रिपीटिव, बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें टेक्निकल में नहीं यूज कर सकते हैं, रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। चौथा है क्या, द टोन इज ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें द टोन इज सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव यूज करेंगे और इस वाले में ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे।
पांचवा हमारा पॉइंट है द वोकाबुलरी यूज्ड इन टेक्निकल राइटिंग इज स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जनरल होगा और एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है। इट इज साइंटिफिक होगा इसमें, और ये लिटरेरी और जेनरिक होगा। सेवन है कि इट्स स्कोप इज लिमिटेड, इसका जो स्कोप होगा लिमिटेड होगा, और इसका जनरल राइटिंग में इसका वाइडर, बहुत दूर दूर तक इसका स्कोप है। एट है हमारा द ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्वेंशियल एंड सिस्टमेटिक, और इसमें आर्बिट्री और आर्टिस्टिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आया भी था पिछली बार। इसका क्या है कि इसमें डिफरेंस बताना है, जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार तो आता ही 5 नंबर में या 10 नंबर में फिक्स है, या 2 नंबर में इसमें छोटा सा डिफरेंस पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन। पहला है इट इज कंपोज्ड ऑफ सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कंपोज करता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करता है, जनरल मैसेज कंटेन करता है, ठीक है। दूसरा, द इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन ए प्रीडिफाइंड फॉर्मेट एंड ऑर्डर, इसमें इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर्ड होगी, प्रीडिफाइंड होगी, उस फॉर्म में होगी। इसमें इनफॉर्मल स्टाइल में होगी, ठीक है। इट इज इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में होगी, इसमें ओरली होती है। इट इज मोस्टली फॉर्मल, फॉर्मल होगी, और इसमें इनफॉर्मल होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, बस एक बार रीड कर लीजिएगा बस। इट फॉलोज अ सेट पैटर्न, हाँ इसमें पैटर्न हमारे सेट होंगे, इसमें कोई फॉलो नहीं करता है पैटर्न। और इट इज ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे बार बार रिपीट हो रहा है हमारा वर्ड, तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता है। कौन सा, जनरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें क्या कैरेक्टर इसके फीचर है लैंग्वेज के। तो इसमें हमने 5 पॉइंट किया, इसके अंदर आप बना के लिख भी सकते हो लैंग्वेज अपने हिसाब से, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट है लैंग्वेज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों है लैंग्वेज, हम इसको बना सकते हैं, हम अपने तरफ से क्रिएट करते हैं लैंग्वेज। दूसरा है लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्ट है। तीसरा है लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट है। लैंग्वेज इज क्रिएटिव, क्रिएट कर सकते हैं हम। लैंग्वेज रिडंडेंट, यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर एक्सेप्शंस टू, एक्सप्लेन विथ योर ओरिजिनल कमेंट्स। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया भी था, 2022-23 में आया था। इसको देखते हैं। पहला, ह्यूमन कम्युनिकेट्स विथ लैंग्वेज, ह्यूमन जो है कम्युनिकेट करता है लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। दूसरा है इसी प्रकार, इसलिए दो लैंग्वेज इज नॉट द ओनली कम्युनिकेशन, इसलिए लैंग्वेज एक ओनली कम्युनिकेशन नहीं है। लैंग्वेज इज व्हीकल, लैंग्वेज क्या है, एक व्हीकल है दैट वी यूज इन प्रेजेंटिंग आवर आइडिया, जिससे हम अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, अपने विचार, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियन टू द वर्ड, अपने वर्ड में हम अपने फीलिंग्स को और सब चीजें को प्रेजेंट करते हैं। बट मेनी टाइम्स वी आर अनेबल टू पुट आवर थॉट्स एग्जैक्टली इन द सेम वे एज दे अपीयर इन आवर माइंड, जो चीज हमारे दिमाग में होती है उसको हम प्रेजेंट उस समय नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट, नो वर्ड कैन ट्रांसमिट। चौथा हमारा पॉइंट है नो वर्ड कैन ट्रांसमिट द एग्जैक्टली रियलिटी, जो वर्ड होते हैं उसमें हम एग्जैक्टली रियलिटी नहीं कर सकते हैं उस वर्ड से। द सेम वर्ड कैन मीन डिफरेंट रियलिटीज, मतलब बहुत सारे वर्ड के ऐसे होते हैं जिसका सेम मतलब निकलता है। उसके बाद एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, द मीनिंग ऑफ लव फॉर पीपल एट द एज ऑफ 21, मतलब जो प्यार होता है वो लव होता है जो 21 की एज में हमें नहीं पता लगता, हम कुछ ऐसे निब्बा निब्बी टाइप का समझते हैं, इज डिफरेंट, अलग होता है, एज कम्पेयर विद द लव अंडरस्टूड बाई पीपल एट 40 और 60 ईयर्स ऑफ एज, जो 40 साल और 60 साल की एज के होते हैं उनका लव देखेंगे आप तो कम्पेरेटिवली आप देखेंगे अलग होता है पूरा। 6 हमारा, दिस शॉर्ट कमिंग कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग नॉन वर्बल cues to explain things better और यूज ग्राफिक्स, पिक्चर और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्या शॉर्ट कमिंग, जैसे कि शॉर्ट कमिंग से नॉन वर्बल, जैसे पिक्चर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट अ टूल। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर एक्सेप्शन। तो यही चीज है आपको क्वेश्चन में लिखना है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बस ये बना के लिख दीजिएगा अपने हिसाब से लैंग्वेज में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ गुड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अच्छे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। तो आंसर इसका देखते हैं। एक गुड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ मेनी रिक्विजिट्स बट आउट ऑफ देम थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं।
कौन कौन से? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और इकोनॉमी। तो हम क्लैरिटी में देखते हैं क्या है। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस एंड अदर टू कंसिस्टेंसी एंड इकोनॉमिक कम आउट ऑफ इट। मतलब कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस का है, और जो बाकी की दो कंसिस्टेंसी और इकोनॉमी वो बाद में आते हैं। दूसरा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सेंस इज क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, सेंस क्लियर होना चाहिए। एक क्लियर सेंस फाउंड्स अ सेंटेंस इन एक्चुअल, जो हमारा क्लियर सेंटेंस होता है वो एक्चुअल में फाउंड मिलता है हमको। दूसरा कंसिस्टेंसी, ए सेंटेंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट ओनली इफ इट फॉलोज सर्टेन रूल्स। कोई सेंटेंस कंसिस्टेंस कब कहलाता है? जब ये कुछ रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल? All sentences of the paragraph should follow one style, formal, informal और colloquial to raise up consistency। Consistency के लिए formal, informal होना चाहिए हमारा सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है easy and correct word, easy और correct word यूज करना चाहिए हमें अपने पर्पस के लिए। Grammatically consistency is absolutely necessary for effective sentence। Grammatically consistency होनी चाहिए इसके अंदर, सही होना चाहिए उसमें। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब शुड बी एग्रीड इन नंबर एंड पर्सन। सब्जेक्ट और वर्ब जो हम यूज किए उसमें भी आदमी और नंबर के हिसाब से सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर ले रहे हैं। तीसरा है इकोनॉमी, प्रिसीजन इज द टूल दैट मेक्स सेंटेंस इकोनॉमिकल। एन इकोनॉमिकल सेंटेंस कीप एज मिनिमम एज पॉसिबल एंड कन्वे कंप्लीट एंड करेक्ट मीनिंग। जो हम मीनिंग यूज कर रहे हैं उसमें करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर ले रहे हैं हम। A writer should avoid the following in order to achieve economy in his writing। अपने राइटिंग में एक राइटर को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? यूजलेस रिपीटेशन, कोई बिना मतलब कि उसमें रिपीट नहीं करना चाहिए वर्ड को, सेंटेंस को। रिडंडेंसी मतलब वही रिपीटेशन हो गया, लाइन यूज नहीं करना, बार बार सेंटेंस यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज पैराग्राफ? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ? डिस्क्राइब द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें 2 नंबर में पूछ सकता है या इसमें अटैच करके 10 नंबर में भी पूछ सकता है, तो देखते हैं इसको। पैराग्राफ क्या होता है? ये पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है पैराग्राफ। और ये सिंगल सेंटेंस भी होता है दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, सपोर्ट करता है बाय एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल, थस फॉर्मिंग अ यूनिट, एक यूनिट बनाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट कम्युनिकेट अ सिंगल आइडिया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस होता है जो कम्युनिकेट करता है एक सिंगल आइडिया के बारे में, वो बताता है उसके बारे में, नॉलेज देता है। तीसरा है इट मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द यूज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के थ्रू। एंड डिटेल्स, और डिटेल्स के थ्रू। टेल अ स्टोरी, स्टोरी बताता है। और सिंपली डिस्क्राइब अ पर्सन, अ प्लेस और फीलिंग। और सिंपली क्या करता है? डिस्क्राइब करता है पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और फीलिंग्स के बारे में, बस सिंपल लैंग्वेज है। कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ, यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा। पहला है टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस यूज करेंगे वो मेन होगा हमारा पैराग्राफ का। द टॉपिक सेंटेंस इज टिपिकली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा वो पहला सेंटेंस होगा पैराग्राफ का। कंक्लूडिंग सेंटेंस, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द एंडिंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ। जो लास्ट लाइन होगी वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगी पैराग्राफ की। Adequate development, it is important to fully develop and discuss the topic of paragraph। ये important होता है, fully develop होता है और discuss करने का होता है पैराग्राफ को। If the paragraph is only of 2 or 3 sentences, there is a good chance that paragraph is not developed enough। अगर 3 या 2 का सेंटेंस का हमारा है तो उसमें कोई डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें पैराग्राफ में। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन की? यूनिटी, कोहेरेंस और भी सिनोनिम्स, कनेक्टिव, ये सब एम्फेस, ये सब हमारे पढ़ते हैं इसमें यूज। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो पहला है यूनिटी। ए पैराग्राफ इज यूजुअली बिल्ड अराउंड ए टॉपिक सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच स्टेट्स द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। समझ गए होंगे, पैराग्राफ जो है हमारा बिल्ड करता है वो किसी टॉपिक या सेंटेंस के रूप में, तो ये होता है हमारा मेन थीम, ठीक है। कोहेरेंस क्या होता है? इन अ पैराग्राफ एवरी सेंटेंस शुड लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द वन प्रीसीडिंग इट। लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, लॉजिक फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर रहे हैं, सब पैराग्राफ का मीनिंग निकालना चाहिए। थस एवरी सेंटेंस शुड बी लिंक टू द वन दैट वेंट बिफोर, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए पैराग्राफ में सेंटेंस। दिस प्रोवाइड्स कोहेरेंस टू द पैराग्राफ एंड देयर आर 4 devices which help to build up
दिस कोहेरेंस। कोहेरेंस को बिल्ड करने के लिए 4 डिवाइस यूज करते हैं। पहला है प्रोनाउन, दूसरा रिपीटिशन, तीसरा है सिनोनिम्स और चौथा कनेक्टिव। तो प्रोनाउन जानते ही होंगे आप, ग्रामर पढ़े। इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन एंड दिस ऑलवेज सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द नाउन इन द अर्लियर सेंटेंस। ये सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का। रिपीटिशन वही समझ गए होंगे, रिपीटिशन नहीं करना है आपको। द रिपीटिशन ऑफ सम कीवर्ड्स और फ्रेज इन द पैराग्राफ सर्व नॉट ओनली टू मेक द पैराग्राफ कोहेरेंट बट आल्सो टू एम्फसाइज द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इसमें जो रिपीट करेंगे, वर्ड यूज करेंगे या कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रेज यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको वो कोहेरेंट करेगा उस पैराग्राफ को, बल्कि एम्फसाइज करेगा उसको, जागरूक करेगा, जोर देगा उस पे, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को, जो ऑथर ने लिखा है उस पे जोर देगा वो। एम्फसाइज मतलब। सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए उसका। Synonyms are substitute for words already used and have similar meaning। मतलब अगर हमने आपने कोई वर्ड यूज कर लिया है तो आप उसको नहीं यूज कर रहे तो आप सिनोनिम यूज करिए जिसका सेम मीनिंग निकले, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है उसमें। दिस डिवाइस हेल्प्स द राइटर टू अवॉइड एक्सेसिव रिपीटिशन। रिपीटिशन में बचाता है, बस यही है कि सेम मीनिंग निकालेगा लेकिन रिपीटिशन को बचाएगा ये। कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव वही आप जो बट एंड और यूज करते हैं। दिस these are words or phrases which usually occur at the beginning of a sentence to show the relationship between the new sentence and the preceding sentence। ठीक है, रिलेशनशिप बनाता है सेंटेंस के बीच में। तीसरा है हमारा emphasize। पहला emphasize मीन्स होता है फोर्स करना। इट मीन्स मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंड आउट इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जोड़ देता है किसी पॉइंट को। It is essential because when a person reads a paragraph, he should know at once what the author is writing about। मतलब कि ये क्या करता है, इसेंशियल इसलिए है क्योंकि अगर कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उससे पता लगना चाहिए कि ऑथर किस चीज के बारे में लिख रहा है। ठीक है। चौथा है देयर आर 4 डिवाइसेस। इसके भी 4 डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस, एम्फैटिक पोजीशन, स्पेस, रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, एम्फैटिक वर्ड्स, मेटाफोर्स, एनिमेज, ये सारे इसके डिवाइसेस हैं। 4 नहीं होगा यहाँ पे, शायद कुछ मिस हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज एट वेरियस लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या फिर इसको क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है आप एग्जाम में, डिफाइन कम्युनिकेशन, या इसके बाद पूछ सकता है उसमें ऐड करके वेरियस लेवल को, कम्युनिकेशन के वेरियस लेवल को डिस्क्राइब करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में इसकी डिफिनीशन पूछ सकता है छोटा सा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन। क्या होता है कि एक दूसरे व्यक्ति जो ट्रांसमिट करते हैं अपने आइडियाज थॉट्स को, वही कम्युनिकेशन होता है। दूसरा है इट इज लाइक अ ब्रिज। ब्रिज जैसे होता है दैट कन्वेज मीनिंग एंड इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। समझने का, समझाने का, सुनने का, बताने का, ये सब ब्रिज होता है उसका। अब इसका फ्लोज ऑफ चैनल। चैनल क्या होता है इसका? चैनल इसके होते हैं कम्युनिकेशन के, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल जो होता है अनऑफिशियल होता है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। इनफॉर्मल चैनल क्या होता है कम्युनिकेशन का? इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल जैसे होती है, उलझा हुआ एकदम। तो वो इनफॉर्मल होता है, बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इनफॉर्मल बोल रहे हैं, बहुत इनफॉर्मल था या फॉर्मली था, वो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे ही। इट मे बी हेल्पफुल इन पॉजिटिव ग्रुप बिल्डिंग। ग्रुप बिल्डिंग बनाने में पॉजिटिव है। एज अ सेफ्टी वैल्यू फॉर पेंटअप इमोशन। इमोशन के लिए सेफ्टी वैल्यू है ये। बिल्डअप ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडरी मतलब यूनिटी करता है, और हार्मनी, हार्मनी के लिए बिल्डअप है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इट फीड्स ऑन र्यूमर एंड गॉसिप। र्यूमर के लिए क्या करता है? र्यूमर के लिए और गॉसिप के लिए ये फीड्स करता है। दूसरा है फॉर्मल चैनल। देयर आर 4 फॉर्मल चैनल, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन, डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये 4 तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप, इसको कर लीजिए तैयार, हो सकता है आ जाए इस बार। बैरियर्स, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, 3 प्रकार के बैरियर्स होते हैं किसके? कम्युनिकेशन के। एक एक करके इसको देखते हैं। इंटरपर्सनल जैसे मैंने बताया, इंटरपर्सनल मतलब होता है खुद के अंदर, सेल्फ, अपने अपने में जो होता है। दीज फॉर्म्स ऑफ बैरियर अराइज ओइंग टू रीजन अराइजिंग विद इन द इंडिविजुअल। खुद के अंदर जो अराइज करता है वो होता है इंटरपर्सनल। ठीक है। इंटरपर्सनल
Each of us interpret the same data in different ways depending on the way we think. क्या करता है, इंटरप्रेट करता है सेम डाटा, जो सेम डाटा हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो हम सोचते हैं, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, ठीक है। ए फ्यू कॉजेज ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर आर रॉन्ग अजम्पशन। इंटरपर्सनल के क्या क्या कारण हो सकते हैं? रॉन्ग अजम्पशन, गलत सोच ले, कुछ अज्यूम कर लिया हमने, रॉन्ग इन्फ्लुएंस ले लिया, बायस्ड हो गया कैटेगरी में, ये सब हमारे इंटरपर्सनल के अंदर आते हैं। इंटरपर्सनल मतलब होता है दो व्यक्ति, जैसे एक एक व्यक्ति आप हो, दूसरा व्यक्ति सामने हो, या उससे ज्यादा, ठीक है। दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू एन इनएप्रोप्रिएट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन टू और मोर पीपल। क्या होता है, दो या दो से अधिक बीच में जो आदमी होते हैं उनके बीच में अगर इनएप्रोप्रिएट एक्सचेंज होता है वर्ड्स का, तो वो होता है इंटरपर्सनल के अंदर। इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं रीजन इंटरपर्सनल के अंदर? जैसे लिमिटेड वोकाबुलरी होता है, मिसमैचिंग होता है, या वर्बल नॉन वर्बल मैसेज हो गया, पुअर लिसनिंग स्किल, उसने सुन नहीं पाया आपकी बात को, तो उसमें भी हो सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल, तीसरा हो जो है there are barriers that are not only limited to an individual or two people but exist in the entire organization। organization मतलब जानते हैं पूरा ढेर सारा, आपके बहुत सारे लोग उसमें, दो से ज्यादा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। each of these point has the potential to disturb the communication flow। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से बात करेंगे, इधर उधर करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, कम्युनिकेशन फ्लो टूटेगा। क्या रीजन हो सकते हैं? टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन, बहुत सारे लोग होंगे तो इसलिए ट्रांसफर स्टेशन बहुत सारे बढ़ जाएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, तो ये सारे रीजन हैं ऑर्गेनाइजेशनल के। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रीजन फॉर इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे, अगर जनरल समझ लेंगे तो आप इसको पॉइंट से बना सकते हैं, लैंग्वेज में अपने हिसाब से बना लीजिए, पॉइंट देख लीजिए बस। इंटरपर्सनल का क्या हो गया? रॉन्ग अजम्पशन बना लिए, वैलिड परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट, डिफरेंटली सोच रहे हैं आप, डिफरेंट बैकग्राउंड है अगर आपका, इंटरपर्सनल के अंदर आएगा रीजन जो है। इंटरपर्सनल में लिमिटेड वोकाबुलरी, मिसमैच ऑफ वर्बल नॉन वर्बल मैसेज, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब होता है कि सिलेक्ट करके, जैसे जो पार्ट आपने सुना, उसने कुछ बोला लेकिन आपको कुछ पसंद आया, तो सिलेक्टिविटी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल में डिस्ट्रैक्शन होगा, मैसेज ओवरलोडिंग, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, लोग ढेर सारे होंगे तो मैसेज वैसे भी ओवरलोड करेगा। रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, एक बार देख लेते हैं इसको। डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे हमने जितने क्वेश्चन कराए सारे इंपॉर्टेंट पर्पस से कराए, पूरा क्वांटम से मैंने छाट छाट के किया है, तो एक बार इसको पढ़ेंगे आप तो ये क्लियर हो जाएगा, आप खुद से लैंग्वेज बना सकते हो, बस आप पॉइंट समझिए। तो इसमें कितने सारे हैं? 5 हैं। पहला पॉइंट्स में लिखेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंट्रा पर्सनल, तीसरा इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद मास। ये 5 लिखने के बाद आप उसको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, तो उसको एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर वो नंबर आपको देने में नहीं हेजिटेट होगा। तो पहला देखते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन, मतलब कि जैसे आप जानवर से बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल मैंने बता दिया, खुद से सेल्फ मोटिवेशन आना, खुद को अपने मोटिवेट करना। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के बीच में, हम और किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी कम्युनिटी पे बात करना है, ऑर्गेनाइजेशन पे बात करना। मास कम्युनिकेशन हो गया, इट्स रिफर्स टू द कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज ऑडियंस। ढेर सारे पीपल, जैसे उनको आप बता रहे हो, कैसे, किस माध्यम से? जैसे आप मीडिएटर के रूप में बता रहे हो, जर्नल्स में, बुक के फॉर्म में, बुक में लिख रहा है कुछ तो उसको कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाना है, टेलीविजन पे आप बोल रहे हैं तो उसको समझाना है, या मीडिया में ऐसा हो गया तो इसको बोलेंगे। तो ये था हमारा पहला यूनिट, ऐसे ही सारे यूनिट एक एक करके कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और क्या कमी है जरूर बताइए, उसको हम सुधारेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।